Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the stroke. इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज़ एन एज रिलेटेड डिजनरेटिव कंडीशन ऑफ ब्रेन। सबसे पहली चीज़, इट इज़ एन एज रिलेटेड, एक ऐसी कंडीशन है जो पर्टिकुलरली एज से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली मैं बात करूँ ना, तो पार्किंसन एक ऐसी कंडीशन है जिसका रिस्क एज के साथ बढ़ता जाता है। पर्टिकुलरली अगर हम देखें ना, तो जो 60 से ऊपर की एज है, 60 के बाद से 61, 62, 65, 70, जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा पार्किंसन का रिस्क बढ़ता जाता है। मीन्स ओल्ड पर्सन को ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके बाद डीजनरेटिव कंडीशन है। डीजनरेटिव क्या? पहली चीज़ होती है जनरेशन या फिर जनरेट करना। आपने आधार कार्ड सुना होगा, आधार कार्ड जनरेट हो रहा मीन्स बन रहा। जनरेटिव मीन्स बनने वाली एक कंडीशन। तो यहाँ है डीजनरेटिव मीन्स टूटना। और कहाँ की कंडीशन है? ब्रेन की। मीन्स आपके ब्रेन में या तो सेल्स टूटेंगी या फिर वो डिस्ट्रॉय होंगी। इसके बाद और हम स्पेसिफिकली बात करें तो बेसल गैंग्लिया। अब एक्चुअल में हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, आप बेसल गैंग्लिया या फिर बेसल न्यूक्लाई कह सकते हो। और पर्टिकुलरली जो इसका फंक्शन है वो होता है मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करना। मींस आपके जो वॉलेंट्री मूवमेंट है इसके इनिशिएशन में, मींस जो मूवमेंट हो रहे हैं इनके होने में, इनको शुरुआत करने में, साथ ही साथ इनको कंट्रोल करने का काम होता है बेसल गैंग्लिया का। अब ये जो चीज़ है ना, ये पर्टिकुलरली आगे काम में आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया। इसके बाद आगे देखें, सो एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन, किसके साथ एसोसिएटेड है? डिस्ट्रक्शन के साथ। डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन सेल, जिसे आप न्यूरॉन भी कह सकते हो कि न्यूरॉन की सेल डिस्ट्रॉय होंगी। स्पेसिफिकली वो वाली सेल डिस्ट्रॉय होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं डोपामिन को। सो विच प्रोड्यूस डोपामिन या फिर डोपामाइन। अब ये क्या होता है? डोपामिन या डोपामाइन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर आप बोल सकते हो केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर क्या? जो एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल भेजे। यहाँ पर भी वर्ड को तोड़ दो, जो मैंने न्यूरोट्रांसमीटर बताया। न्यूरो निकला न्यूरॉन से, और ट्रांसमीटर जो चीज़ों को ट्रांसमिट करे, मीन्स आपकी जो इम्पल्स हैं, जो सिग्नल हैं, या तो न्यूरॉन से न्यूरॉन में ट्रांसमिट करे, मीन्स आपस में ही ब्रेन में, या फिर पर्टिकुलरली न्यूरॉन से मसल में ट्रांसमिट करे, है ना, ताकि इसी से तो हमारे मूवमेंट कंट्रोल हो रहे हैं। तो डोपामिन का ए फंक्शन होता है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्योंकि ऐसी सेल डिस्ट्रॉय हो रही हैं जो इनको प्रोड्यूस कर रही थी, डोपामिन का लेवल हमारी बॉडी में रिड्यूस होने लगेगा, और आपकी अब ये जो मूवमेंट है, सेल की सिग्नलिंग है, इनमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो मेन कॉज आप इसको भी कह सकते हो कि रिड्यूस लेवल ऑफ डोपामिन, इसी की वजह से हो रहा है पार्किंसन डिसीज। इसके बाद आगे देखें, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरालिसिस एजिटेंस। अब पैरालिसिस क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट लॉस होंगी। वॉलेंट्री मूवमेंट क्या? जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे हाथ के मूवमेंट मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये है वॉलेंट्री। ये लॉस होने लगे। अब लॉस भी दो टाइप से, इसी को हम पैरालिसिस बोल रहे हैं। पैरालिसिस दो टाइप से, एक होता है हमारा स्पास्टिक, मीन्स इस तरीके से आपने पैरालिसिस देखा होगा, एक पर्सन वो चल रहा लेकिन मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, हाथ एकदम स्पास्टिक है ना। दूसरा होता है इस तरीके से, आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरीके से हाथ हिलते रहते हैं, कप कपाते रहते हैं, ढीला, इसे हम बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। दोनों में लॉस है। हम अपनी इच्छा से वो भी इसको रोक नहीं सकता, दूसरा इसे मूव नहीं कर सकता। दोनों ही कंडीशन पैरालिसिस है, बस ये है स्पास्टिक वाली और ये है फ्लैसिड वाली। तो इसलिए हमने इसे बोला पैरालिसिस, क्योंकि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगे। दूसरी चीज़ है एजिटेंस। अब पर्टिकुलरली जो पैरालिसिस एजिटेंस है ना, ये नाम दिया था साइंटिस्ट ने, जो कि थे हमारे जेम्स पार्किंसन, जिन्होंने इस डिसऑर्डर को पर्टिकुलरली डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही इसका नाम दिया था पैरालिसिस एजिटेंस। और पर्टिकुलरली ये जो हम पार्किंसन बोल रहे हैं, ये भी उन्हीं के नाम पर है, जेम्स पार्किंसन के नाम पर। एक्चुअल में एजिटेंस इन्होंने जो नाम दिया था, इसका रीज़न ये है कि इसका लैटिन में अगर हम मीनिंग देखें ना, तो इसका लैटिन में मीनिंग होता है सेकिंग हैंड। सेटिंग क्या मतलब? सेकिंग, कप कपाना, जैसे ठंडियों में होता है। स्पेसिफिकली इस कंडीशन में यही चीज़ होगी, जब हम आगे देखेंगे पार्किंसन डिसीज में, कि मूवमेंट कंट्रोल में नहीं हो रहा है, इस तरीके से हाथ हिल रहे हैं। दैट इज द रीज़न उन्होंने नाम दिया था पैरालिसिस एजिटेंस। इसके बाद आगे देखते हैं कॉसेस ऑफ पैरालिसिस, आखिर वो कौन कौन से कॉज हैं, है ना।
सबसे पहली चीज़ है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का क्या मतलब है, आप बोलते हो जेनेटिक्स। इट मीन्स पर्टिकुलरली ये जो पार्किंसन डिसीज़ है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मीन्स अगर आपके पेरेंट्स में या फिर आपके दादा दादी को था तो ये आपको भी हो सकता है। वैसे इसके केस बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर, बट हाँ इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। इसके बाद सेकेंड कॉज है एनसेफेलाइटिस, जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कवर कराया है। आप इसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एनसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन या फिर क्रेनियल कैविटी, एंड आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो पर्टिकुलरली आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, वो भी चीज़ क्या कॉज कर सकती है, इन सेल का डिस्ट्रक्शन, स्पेशली जो बेसल गैंग्लिया में है, और कॉज हो सकता है पार्किंसन डिसीज। इसके साथ नेक्स्ट कॉज देखें तो हेड इंजरी है, वही एक तो एक्सीडेंट वाली जो आजकल होता है ना, मतलब अलग ही ट्रेंड चल रहा है, मतलब कौन सी स्टाइल में गाड़ी चलाते हैं, मतलब नागिन बनाने का शौक है, खड़े ही ट्रक में भीड़ रहे हैं। इसके साथ साथ होते हैं कि कई लोग आपस में लड़ाई में लग जाएं, एक दूसरे को लट्ठ मार रहे हैं। कुछ स्ट्रेस वाले होते हैं, प्यार में किसने धोखा दे दिया तो अपना सर दीवार से फोड़ लेते हैं, कुछ छत से कूद गए। किसी भी केस में अगर हेड इंजरी है और ये सेल डैमेज हो गई, स्पेसिफिकली जो डोपामिन बना रही थी उसका लेवल घटा, पार्किंसन। एक तो पहली प्यार में मारा था, अब दूसरा मूवमेंट में मारा, बहुत ख़राब हालत हो जाएगी बेचारे की, बेचारी भी हो सकती है। इसके बाद आगे देखें तो मेडिकेशन क्या, ड्रग्स हो गई, टैबलेट्स हो गई। देखो कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में हो ना, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ कर रहा, तो पर्टिकुलरली बहुत सारे ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मोस्टली जो ड्रग है ना उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो अगर आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो पर्टिकुलरली ब्रेन के सेल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तब भी पार्किंसन डिसीज़। इसके साथ साथ आगे देखें तो टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स, वही बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जिनका आजकल मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कि ये पी रहे हैं वो पी रहे हैं, वो भी आपकी ब्रेन की सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे पार्किंसन हो सकता है। इसके बाद आगे देखें तो सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब बोलोगे सर इतना बड़ा क्या है, सेरिब्रल निकला ब्रेन से, आर्टरी मीन्स आर्टरीज, और स्क्लेरोसिस पर्टिकुलरली इसका क्या मीनिंग होता है, जो आपकी ब्रेन है ना, सेरिब्रम मीन्स वही सेरिब्रम आप बोल लो या फिर ब्रेन बोल लो, इस तरीके से वहाँ पर जो आर्टरी है अगर उसमें प्लाक का मतलब क्या होता है, एक रुकावट बन जाए कि यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई चीज़ इकट्ठी हो जाए, इस वजह से ये ब्लड पर्टिकुलरली थिन होने लगे, टूटने लगे, कमज़ोर होने लगे, इसी चीज़ को, और इसकी वजह से क्या होगा कि मान लो यहाँ पर एक चीज़ है कि हैमरेज हो जाए, ब्लड वेसल टूट गई। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे जमता जा रहा, ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो गया। तो एक चीज़ हो सकती है इस्केमिया की ब्लड की कमी हो जाए पर्टिकुलरली इन्हीं सेल में, उस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए। दूसरी चीज़ यहाँ हैमरेज हो जाए, फिर से आगे क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई की कमी, और पर्टिकुलरली और यहीं पर ब्लड की सप्लाई कम है, ब्लड ही इन्हें न्यूट्रिशन दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, जिस कारण ये सेल जिंदा थी और डोपामिन प्रोड्यूस कर रही थी। क्योंकि यहाँ इस्केमिया हो गया है, अब इन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ये सेल किल हो जाएगी, डोपामिन कम, पार्किंसन डिसीज। इस तरीके से ये थे कॉसेस। इसके बाद अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिसीज, और एक्चुअल में जो सिम्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्किंसन डिसीज़ के। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला सिम्टम्स है ट्रिमर को मैं सीधे बोल दूं ना तो आप बोल सकते हो कंपन, जैसे आपने भूकंप सुना होगा कि ट्रिमर, तो इसमें पर्टिकुलर बॉडी में कंपन आए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ रहती है ट्रिमर, मीन्स हाथों का कपकपाना आप बोल सकते हो, पैर का कपकपाना, स्पेसिफिकली हम हैंड की बात करते हैं, आप लोगों को भी विजिबल है। और पर्टिकुलरली ये जो कंपन वाली स्टेट है ना, ये जो ट्रिमर वाली स्टेट है, पर्सन में आती है रेस्टिंग कंडीशन में, मीन्स एक 16 साल के थोड़ा ना दादाजी होंगे, बच्चा होगा, एक 70 साल के या 60 साल के दादाजी हैं, हम 70 साल के लेके चलते हैं, वो एक चेयर में बैठे हैं लेकिन उनके हाथ अपने आप कपकपा रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन में। और अगर वही दादाजी कुछ काम करने लग रहे हैं तो वो हाथ नहीं कपकपा रहे, कुछ इस तरीके की स्टेट होती है। मीन्स जो कपकपी है, जो ट्रिमर है, वो स्पेसिफिकली रेस्टिंग कंडीशन में होता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम इसे स्टैटिक या फिर आप बोल सकते हो रेस्टिंग ट्रिमर भी बोलते हैं। पर्सन जब भी कुछ काम करने लगता है, कोई वर्क करने लगता है, तो ये ट्रिमर डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके बाद आगे देखें तो ब्रैडीकाइनेसिया, फिर से बट को तोड़ना। ब्रैडी का मतलब होता है सिलो, है ना, आपने ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया सुना होगा।
टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो यहाँ पर हार्ट रेट नहीं है, ब्रेडी है मीन्स डिक्रीज, स्लो आप बोल सकते हो। दूसरी चीज़ है काइनेसिया। काइनेसिया निकला काइनेटिक से। काइनेटिक एनर्जी सुनी ना, एक स्टैटिक एनर्जी होती है मीन्स जो स्टोर है, जो थिंग्स है उनसे हमें मिलती है, रुकी हुई चीज़ों से। दूसरी चीज़ होती है काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज़ गति कर रही है, मोशन कर रही है, उसके वजह से एनर्जी मिले, तो उसी से निकला है पर्टिकुलरली काइनेसिया मीन्स मूवमेंट आप बोल सकते हो, मोशन। तो यहाँ क्या होंगे, मोशन हो जाएंगे स्लो। मतलब जैसे कोई भी एक मूवमेंट होता है ना, आपने देखा होगा ये चीज़ ओल्ड पर्सन में स्पेसिफिकली कुछ लोगों को कि पर्टिकुलरली वो कुछ भी उठा रहा है ना एक गिलास, तो ऐसे धीरे 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 यहाँ पर भी अगर हाथ आ रहा उनका बहुत स्लो तरीके से आ रहा, ये चीज़ होती है ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस, मूवमेंट कर रहे हैं बट बहुत ही स्लो। ये चीज़ आपने देखी होगी जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें। इसके साथ साथ आगे हम देखें तो स्टार्टिंग कंडीशन में ही होगा। इसके बाद जैसे ये सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, पर्सन में डेवलप होगा हाइपोकाइनेसिया। हाइपो मतलब कम। अब बोलोगे भैया आपने ब्रेडी में भी कम बताया, ब्रेडी का अगर हम एक्चुअल में मीनिंग देखें तो स्लो है, कम नहीं हो रहा है, मूवमेंट उतना ही है जितना पहले हो रहा था, लेकिन स्पीड स्लो हो गई। हाइपो का मतलब होता है कम। मान लो पहले एक पर्सन था जो क्या कर रहा था, इस हाथ के मूवमेंट भी कंट्रोल कर पा रहा था, इसके भी कर रहा था, भले ही वो स्लो थे। अब पर्सन है मान लो इस हाथ के कंट्रोल नहीं कर पा रहा मूवमेंट, बस इस हाथ के मूवमेंट कंट्रोल कर पा रहा, या फिर किसी एक पैर के ही मूवमेंट कंट्रोल कर पा रहा। मतलब आपके जो वॉलेंट्री मूवमेंट थे पहले हो रहे थे, भले ही स्लो हो रहे थे, सारे को पर्सन कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन अब आधे ही मूवमेंट है जिन्हें वो कंट्रोल कर पा रहा, आधों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मीन्स आपके जो वॉलेंट्री मूवमेंट थे ना वो रिड्यूस हो गए हैं। इस चीज़ को बोला जाता है हाइपोकाइनेसिया। इसके साथ सबसे सीवियर कंडीशन दैट इज अकाइनेसिया। अकाइनेसिया मतलब मूवमेंट और आगे लग गया आ, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। पर्सन कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ये जो पर्सन है इस तरीके से ना हाथ उठा पा रहा ना पैर, कुछ भी नहीं, ये बहुत सीवियर कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स देखें तो मार्क्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशन। अब बोल के भैया ये क्या, ये अजीब ही आप बता रहे हो, हमें मार्क्स लगवा रहे हो। देखो समझो, मार्क्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, और एक चीज़ और यहाँ पर लिखी है स्टैट्यू लाइक बॉडी। अब बोलोगे भैया मार्क्स लाइक फेस और स्टैट्यू ऐसी बॉडी, ये क्या चीज़ है। देखो ये होता है पार्किंसन में। रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक एसोसिएटेड मूवमेंट। ये क्या, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप जब भी चलते हो स्विंगिंग ऑफ आर्म, आपके आर्म क्या होते हैं, स्विंग करते हैं ना आगे पीछे, ऐसे थोड़ू ना हम चलते इस तरीके से, ऐसे तो हम बिल्कुल वो नहीं तो तौबा तौबा डूबा डूबा जिंगा लालाऊ थोड़ू ना हमें करना है ना, आदिवासी वो भी ये हाथ हिलाते ही हैं। तो पर्टिकुलरली होते हैं एटोनॉमिक एसोसिएटेड मूवमेंट। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा, देखो हाथ अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं, हम बोलते ये चीज़ है ना, तो ये होते हैं एटोनॉमिक एसोसिएटेड मूवमेंट। लेकिन पर्टिकुलरली पार्किंसन डिसीज में इस मूवमेंट का लॉस हो जाता है। मतलब कोई पर्सन चल रहा है ना तो अब वो ऐसे ही चलेगा बिना मूवमेंट की। मैं बोल भी रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलते रहूँ कि ये होता है पार्किंसन, ऐसा ऐसा, कैसा लगेगा विदाउट ऑटोनॉमिक एसोसिएटेड मूवमेंट, बहुत बेकार। ये चीज़ लॉस होती है। दैट्स वाई स्टैट्यू लाइक बॉडी कि मैं ऐसे पढ़ाने लगूँ, आप लोग देखोगे भी नहीं। इसके बाद आगे हम देखें तो सेम कंडीशन होती है फेस में कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, मैं पढ़ा रहा हूँ तो लग रहा है कि पढ़ा रहा हूँ, है ना, हम खुश होते हैं तो हंस रहे हैं, ऐसा समझ में आता है, कुछ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा, अब मतलब मैं सैड हूँ और वैसे हंस हुई, तो ये चीज़ गड़बड़ होती है। पर्टिकुलरली हमारे एंगर के एक्सप्रेशन समझ में आते हैं कि हम गुस्सा हैं मसल के थ्रू, लेकिन ये भी चीज़ें इसमें लॉस होने लगती हैं। मतलब पर्सन का फेस ऐसा ही रहेगा, आप उसे खुशखबरी दे दो वो ऐसा ही रहेगा, आप उसे कोई बुरी खबर दे दो ऐसा ही है, उसे गुस्सा आ रहा तो भी ऐसा ही है, ये कंडीशन। दैट्स वाई मास्क लाइक, उसके फेस में ना मास्क चढ़ गया है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा पर्सन। इसके बाद आगे देखें तो नेक्स्ट सिम्टम्स है रिजिडिटी, मीन्स मसल रिजिड होने लगेंगी। सिंपल सी मैं बात कहूँ ना तो ठंड में पर्टिकुलरली स्टिफनेस ऑफ मसल इन लिम्ब। जैसे ठंड में क्या होता है कि हमारे हाथ मुंह एकदम जकड़ जाते हैं, ऐसे पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा, कूद रहा, तब कुछ मूवमेंट कंट्रोल में आते हैं। सबसे अच्छे एग्जांपल दूं, आप ठंड में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, उसके बाद है ना बिना ग्लव्स के, उसके बाद हाथ देखना कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। अब आप इसे सीधा भी करते हो ना तो मूवमेंट आप देखना एकदम जकड़न, वो कंडीशन है पर्टिकुलरली रिजिडिटी। मसल जो है ना उनमें स्टिफनेस हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, पर स्पेशली लिम्ब में।
इसके बाद आगे देखें तो चेंजेस इन गेट, क्योंकि वॉलेंट्री मूवमेंट, गेट क्या, गेट साइकिल, घर का गेट नहीं, गेट साइकिल में सब पैटर्न ऑफ वॉकिंग, हमारे चलने का तरीका। तो हम नॉर्मली चलते हैं, बहुत सारे फेज होते हैं, इसमें भी स्टान फेज, स्विंग फेज, वो डिटेल में पढ़ना है तो अलग चीज़ होती है गेट साइकिल। लेकिन जो चलने का एक तरीका है वो सबका नॉर्मली होता है, इस तरीके से चल रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वॉलेंट्री मूवमेंट लॉस हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा, हो सकता है पर्सन इस तरीके से चले, बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, या कुछ भी मूवमेंट हो सकते हैं। तो ये जो गेट साइकिल है ना, ये अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद ये जो थे ना, ये पर्टिकुलरली मोटर सिम्टम्स थे, मूवमेंट से रिलेटेड। एक होते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स, कि मोटर कंट्रोल लॉस नहीं हुआ और भी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि हम देखें तो स्पीच और स्लीपिंग प्रॉब्लम है, पर्सन को बोलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। साथ ही साथ स्लीपिंग प्रॉब्लम, कई बार पर्सन बहुत ज़्यादा सो रहा है ना, ड्राउजीनेस आप बोल सकते हो, कई बार सो ही नहीं रहा, इंसोमेनिया, यहाँ से करवटें वहाँ करवटें बदल रहा। इसके साथ साथ हम देखें तो इमोशनल चेंजेस या फिर पर्सनैलिटी चेंजेस भी हो सकते हैं, कि पर्सन पहले अच्छा था, सबसे अच्छे से बात कर रहा था, अंकल जी है ना, मतलब बढ़िया था घर वालों से, अब पर्सन बात ही नहीं कर रहा। और भी बहुत सारी, कि अब पर्सन बहुत दुखी होने लगा, पहले अच्छा था, खुश था कि हाँ यार मैंने ये किया, अब एकदम पर्सन दुखी है कि हे भगवान बस उठा लो, मैं तो इस धरती पर बोझ हूँ, ऐसा वैसा एटसेट्रा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, पर्सन को डिमेंशिया, आप बोल सकते हो मेमोरी लॉस, वैसे भी ओल्ड एज में कॉमन है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस है ना कंडीशन आ जाती हैं। कैसा मेमोरी लॉस, नॉर्मल तो सब में होता है कि भाई हमने चार्जर सुबह लगाया था, शाम को ढूंढ रहे मिल नहीं रहा। इसमें कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती हैं कि एक दादाजी हैं 70 साल के, है ना, संडे का दिन है, घूमने गए अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर, पिकनिक से वो लोग आए और 10 मिनट बाद ही, जैसे ही सब लोग फ्रेश होके मिले, 20 मिनट बाद दादाजी कह रहे हैं हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, कहीं घूमने चलते हैं। कुछ इस तरीके की कंडीशन की मेमोरी लॉस या फिर डिमेंशिया आपको मिल सकती है। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ पार्किंसन डिसीज, कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पार्किंसन डिसीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एज, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इट इज़ एन एज रिलेटेड कंडीशन, मतलब पर्सन की एज जितनी ज़्यादा एडवांस होती जाएगी रिस्क उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, स्पेशली फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ 60, कि जैसे ही पर्सन 60 की एज में गया, अब 61, 62, 63, 70, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ रही है उसमें इस डिसीज़ का रिस्क भी इंक्रीज हो रहा, क्योंकि ओल्ड एज के साथ साथ ना न्यूरॉन का डिजनरेशन ज़्यादा होने लगता है। इसके बाद आगे देखें तो नेक्स्ट फैक्टर है जेंडर। अब जेंडर क्या, पर्टिकुलरली जो मेल्स हैं उनमें पार्किंसन डिसीज़ का रिस्क ना ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ फीमेल। अब बोल के भैया हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों, लड़के तो ही बोल रहे होंगे, नाइंसाफ़ी अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो इसके ना कुछ पॉसिबल कॉज हैं जो बताए जाते हैं। पहला कॉज है हार्मोनल फैक्टर, पर्टिकुलरली आपके जो मेल हैं, अगर हम इसमें मेल सेक्स हार्मोन देखें ना तो है टेस्टोस्टेरोन, वहीं फीमेल में होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन है वो कहीं ना कहीं फीमेल में न्यूरॉन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि मेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं करता। दूसरी चीज़ खुद जेंडर डिफरेंस, मीन्स हम देखें तो क्रोमोसोम्स, मेल के क्रोमोसोम्स अलग हैं, फीमेल के क्रोमोसोम्स अलग हैं। तो पर्टिकुलरली जो मेल में क्रोमोसोम्स है कहीं ना कहीं वो खुद पार्किंसन के जो है ना रिस्क उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसके साथ तीसरा पॉसिबल कॉज बताया जाता है एनवायरनमेंट का, कि पर्टिकुलरली जो मेल्स हैं वो टॉक्सिन्स के एक्सपोजर में ज़्यादा होते हैं, केमिकल्स के, जैसे स्पेशली हम देखें ना तो जो खेतों में जो फार्मिंग केमिकल्स होते हैं, कीटनाशक डल रही हैं, दवाइयाँ डल रही हैं, ये भी पार्किंसन डिसीज़ कॉज करता है। तो दवाइयाँ आपने ज़्यादातर देखा होगा मेल ही डालते हैं, पंप लेके उठा रहे हैं डाल रहे हैं, फीमेल आपने जनरली बहुत कम देखा होगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि मेल में चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद आगे देखें तो जेनेटिक फैक्टर, वही जनरेशन वाला, कि अगर आपकी फैमिली में आपके दादा दादी को, आपके पेरेंट्स को, आपके किसी सिबलिंग्स को अगर पार्किंसन डिसीज़ है तो कहीं ना कहीं आप में इसका रिस्क इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, वही जो मैंने बताया था कि जो मेल में एक कारण था ज़्यादा होने का, कि जो केमिकल टॉक्सिन्स हैं, स्पेशली फार्मिंग केमिकल्स हैं, हम बात करें तो पेस्टिसाइड्स क्या, कीटनाशक जो इन पेट्स को किल करते हैं, इन कीटों को किल करते हैं, तो मेल इनके ज़्यादा एक्सपोजर में होते हैं। दैट इज़ द रीज़न उनमें चांसेस कुछ और भी ज़्यादा है डेवलप होने के पार्किंसन डिसीज़ के। इसके बाद अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करें।
सबसे पहली चीज़ है मेडिकल हिस्ट्री, है ना, कि आप मेडिकल हिस्ट्री लो, कि पर्टिकुलरली जैसे होता है ना कि आप गए किसी डॉक्टर के पास, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास स्पेशली, क्योंकि सारे ब्रेन के डिसऑर्डर हैं, सबसे पहले वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम थी इससे रिलेटेड। साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल टेस्ट, इसमें पर्टिकुलरली सिम्टम्स जो हमने देखे ना कि पैरालिसिस हो सकता है पर्सन को, साथ ही साथ हमने देखा था कि नेक स्टिफनेस हो सकती है, वॉकिंग प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। इसके साथ और हम देखें तो एक होता है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब कभी भी आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना क्लिनिक में, एक तो फिजिकल, अब वो आपसे क्या करवाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ फिजिकल टास्क देंगे, एक गेम भी हो सकते हैं। आप देखना क्लिनिक में कुछ गेम रखे रहते हैं, यहाँ से चढ़वाना, वो करवाना, कुछ एक्सरसाइज पैटर्न समझ लो। इसके साथ साथ वो कुछ मेंटल टेस्ट भी करवाते हैं, मतलब आपको एक गेम देंगे, जैसे होता है ना चेस है, पजल है, ये तो हायर लेवल के, पर्टिकुलरली कुछ ईजी गेम होते हैं जिसमें आपकी मेंटल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो, ताकि वो टेस्ट कर सके यार पर्सन की कहीं मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी में कितना डिस्टर्बेंस है। इसके बाद आगे देखें तो ब्लड टेस्ट, पर्टिकुलरली ब्लड टेस्ट में हम वही क्या देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली पर्सन को पार्किंसन ही डिसीज है या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और डिसीज है, क्योंकि मेंटल जो डिसऑर्डर है ना, इनके सिम्टम्स काफ़ी कुछ सिमिलर है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, स्ट्रोक, इसके बाद ये पार्किंसन, सिम्टम्स काफ़ी कुछ सिमिलर है, तो इनमें डायग्नोसिस करना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए ब्लड टेस्ट, क्योंकि ब्लड टेस्ट में पर्टिकुलरली प्रेजेंस ऑफ पैथोजन आ जाएगी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि नहीं भाई पर्सन को पार्किंसन ही है या फिर और कोई ब्रेन डिसऑर्डर है। इसके बाद आगे देखें तो इमेजिंग टेस्ट, इसमें पर्टिकुलरली आप सीटी स्कैन, साथ ही साथ एमआरआई, मैंने दोनों में बताया है कि दोनों जनरेट करते हैं 3D इमेज, पर्टिकुलरली ब्रेन की, तो उस 3D इमेज में ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा देंगे कि अगर पर्टिकुलरली आपके बेसल गैंग्लियन में या फिर कहीं और भी न्यूरॉन का डिजनरेशन हो रहा है, न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उस चीज़ को ये बता देंगे और उससे हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके साथ ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, ये तो कॉमनली टेस्ट हैं जो काफ़ी पहले से यूज़ हो रहे हैं, दो न्यू टेस्ट और इन्वॉल्व हुए हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। पहली चीज़ है स्पाइनल टैप, जिसे मैंने बोला था ना ल्यूम्बर पंक्चर आप बोल सकते हो, CSF का कल्चर करना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में सर्कुलेट होता है। तो ल्यूम्बर पंक्चर इसलिए बोलते हैं कि पर्टिकुलरली हम देखते हैं ना कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक रहता है, L1 L2 तक ख़त्म होगा, तो हम क्या करते हैं निडल एक इंसर्ट करते हैं, क्योंकि CSF निकालना है कहाँ, इसके नीचे वर्टिब्रा कॉलम में, कहाँ पर, L2 और L3 के बीच में या फिर L3 और L4 के बीच में, और यहाँ से हम CSF को निकालेंगे, पर्टिकुलरली उसे कल्चर कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है ल्यूम्बर पंक्चर या फिर स्पाइनल टैप। इसके दो फायदे, पहला फायदा ये कि अगर आप यहाँ L1 L2 के नीचे इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ पर सुई, पर्टिकुलरली हम देखें इंजेक्शन निडल, तो क्या है स्पाइनल कॉर्ड को भी कोई डैमेज नहीं पहुँचता, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है मोस्टली, कुछ फाइबर्स ही आगे एक्सटेंड करते हैं। साथ ही साथ हम ब्रेन में भी इंजेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ब्रेन में इंजेक्ट करते तब भी चांसेस थे डैमेज के। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप ब्रेन से CSF निकालते ऊपर, तो होता ना कि हमने पानी ऊपर देखा तो हमने ऊपर का बस लिया, लेकिन जो कचरा है वो हमेशा नीचे बैठ जाता है, तो सेम ऐसा अगर हम ऊपर से लेते बैक्टीरिया वायरस पैथोजन नीचे ही रह जाते, अच्छा टेस्ट हमें नहीं देखने मिलता। वहीं अगर हम सबसे नीचे वाले लेवल से ले रहे हैं तो हमें पूरा कचरा, मीन्स अगर कोई भी पैथोजन है तो सारी हिस्ट्री हमें देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आगे देखते हैं तो स्किन बायोप्सी में ऐसे मैंने कई बार बताया भी है कि आप हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट बोल सकते हो, हिस्टोलॉजी मीन्स वही माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इसमें क्या होता है, बायोप्सी का मतलब होता है कोई भी एक सस्पेक्टेड पार्ट है, मतलब कोई भी एक एरिया है, मैं सिर्फ ब्रेन की बात नहीं कर रहा है ना, मान लो हमारी स्किन में, लिवर में, तो आपने उसके एक थोड़ा सा टुकड़ा लिया और उसकी आप स्टडी करते हैं, इसे बोलते हैं बायोप्सी। यहाँ स्पेशली लिखा है स्किन बायोप्सी, तो हम क्या करेंगे, स्किन का टुकड़ा लेंगे। अब आप लोगों के मन में फिर एक डाउट, भैया है पार्किंसन डिसीज, न्यूरॉन का, नर्व्स का, आप टेस्ट करा रहे हो स्किन का, तो भैया हमारी स्किन में भी तो नर्व प्रेजेंट है, ये जो सेंसेशन मिल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ हमें चोट लगती है, स्किन में भी तो नर्व फाइबर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, तो पर्टिकुलरली स्किन का इसमें एक टुकड़ा लिया जाता है और उसकी स्टडी करके भी पर्टिकुलरली इस चीज़ का डायग्नोसिस किया जा सकता है। दोनों न्यू टेस्ट हैं एडवांस में, बाकी ये पुराने हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज, कि भैया हम इसका ट्रीटमेंट कैसे लें। पहली चीज़ है डोपामिन इंजेक्शन। देखो ये चीज़ हमने पहले भी देखी
कि पर्टिकुलरली मैंने बोला भी था कि आप ब्रेन का बोल दो डिजनरेशन की वजह से, स्पेशली वो न्यूरॉन जो डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना, एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी में, काफ़ी कुछ फंक्शन रहते हैं इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसी का लेवल रिड्यूस था डोपामिन का। तो अगर हम डोपामिन इंजेक्ट करें तो उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक डोपामिन इंजेक्ट करोगे यहाँ पर वेन्स के थ्रू, हाथ के थ्रू ब्लड में जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डोपामिन ब्रेन तक नहीं पहुँचता। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों, यहाँ पर जा रहा ब्लड में, ब्रेन में क्यों नहीं जा रहा। अब ये देख लो, ये है मान लो हमारा ब्रेन, ठीक है, इसके बाहर ये है पूरा हमारा ब्लड, ये पूरा क्या भरा है, ब्लड। हमने यहाँ पर डोपामिन इंजेक्ट कर दिया था इस तरीके से, लेकिन ये ब्रेन में नहीं जा पाता। रीज़न है कि ब्रेन के बाहर, ये जो मैंने ब्लैक में इस तरीके से बता दिया ना, एक बैरियर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसे नहीं होता बैरियर लगे रहते हैं, पुलिस का बैरियर यहाँ पर रोकथाम, सेम एज बैरियर मीन्स ब्लड ब्रेन, जो कि ब्लड और ब्रेन दोनों को सेपरेट करे। तो ये क्या होता है, डोपामिन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, ब्रेन में नहीं जा पाएगा। अब बोलोगे भैया दिक्कत हो गई, फिर हम कैसे ट्रीट करें। एक और सब्सटेंस होता है जिसे बोला जाता है एल डोपा या फिर लेवोडोपा। अब ये जो सब्सटेंस है ना, इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, यहाँ पर हम देंगे ब्लड में, वो ब्रेन में चला जाएगा। लेकिन बोलोगे भैया कमी तो डोपामिन की हो रही है, हम ये क्यों दे रहे हैं। पार्टिकुलरली ये जो एल डोपा है या फिर लेवोडोपा, ये ब्रेन में जाकर इस डोपामिन में कन्वर्ट हो सकता है और फिर से डोपामिन एक अवेलेबल मात्रा में, एक अवेलेबल अमाउंट में, है ना, आपको मिल जाएगा और इस डिसीज से, इस कंडीशन से काफ़ी कुछ रिलीफ मिल सकता है। अब इस चीज़ का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि पर्टिकुलरली जब हम किसी पर्सन में इस एल डोपा को ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, तो जैसे एल डोपा आपके ब्रेन तक रीच कर रहा, आपके ब्रेन में जा रहा, सेम एज ये ब्लड के थ्रू पर्सन के लिवर में भी जाता है, और जैसे ही ये लिवर में गया ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में। और पर्टिकुलरली ये जो डोपामिन है, ये लिवर में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, आपके लिवर को डैमेज भी कर सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए पर्टिकुलरली जब हम ये एल डोपा इंजेक्ट करते हैं ना पर्सन में, इसके साथ साथ एक सब्सटेंस और इंजेक्ट किया जाता है, दैट इज कार्बिडोपा। अब ये कार्बिडोपा इसके साथ ट्रांसपोर्ट होते हुए, जैसे एल डोपा हो रहा है ना ट्रांसपोर्ट ब्लड के साथ और लिवर में जा रहा, उसके साथ साथ कार्बिडोपा भी इसके साथ जाएगा और लिवर में इसके कन्वर्जन को रोक देगा। मीन्स जो आपका जो एल डोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा था ना, ये इस चीज़ को रोक देगा। अब एल डोपा ना ही डोपामिन में कन्वर्ट होगा लिवर में, और ना ही कोई हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने मिलेगा। मीन्स आप लिवर डैमेज से बच जाओगे। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया जैसे पर्टिकुलरली हमने कार्बिडोपा दिया, इसने लिवर में इस एल डोपा के कन्वर्जन को रोका, मीन्स ये डोपामिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सेम प्रोसेस तो यहाँ पर भी हो जाएगी ना। यहाँ पर भी तो एल डोपा आया था ब्रेन में और वो डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा था, वो भी रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं रुकेगा। रीज़न ये है कि जैसे डोपामिन इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली आपके जो कार्बिडोपा है ना, ये भी इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। मीन्स ब्रेन में सिर्फ एल डोपा ही एंटर्स करता है, कार्बिडोपा नहीं। तो क्योंकि ये अकेला गया है, ये पर्टिकुलरली ब्रेन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामिन में, जबकि लिवर में इसके साथ जाता है कार्बिडोपा, तो इसका कन्वर्जन नहीं हो पाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट, दैट इज एडिंग डोपामिन। तो आप समझ ही रहे हो कि हमें डोपामिन को ऐड करना है, तो पर्टिकुलरली कुछ ऐसी मेडिसिन रहती हैं। स्पेशली मैं बात करूँ तो खुद जैसे ये जो एल डोपा है ना, लेवोडोपा, ये इंजेक्शन के फॉर्म में थी, पर्टिकुलरली ये मेडिसिन के फॉर्म में भी होती है। तो अगर पर्सन को हम पर्टिकुलरली एल डोपा देते हैं, लेवोडोपा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में डोपामिन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा एक अवेलेबल अमाउंट में। इसके साथ साथ स्टिमुलेटिंग डोपामिन, इस प्रोसेस में पर्टिकुलरली क्या होता है, डोपामिन एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्या जो बढ़ाएं, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं, पर्टिकुलरली मैं बात करूं, जिनका इफेक्ट होता है सिमिलर टू दैट ऑफ डोपामिन, क्योंकि वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, फंक्शन कर रहा था। तो कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि हैं आपकी डोपामिन एगोनिस्ट, जिनका इफेक्ट होता है सिमिलर टू दैट ऑफ डोपामिन, जिससे ये फंक्शनिंग में काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो डोपामिन मेटाबॉलिज्म ब्लॉकर्स। अब देखो मेटाबॉलिज्म हमें पता ही है, एक होती है हमारी तोड़ने की क्रिया है ना, जिसमें हम देखा था एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन करना। और हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे डोपामिन है, स्पेशली अगर हम बात करें तो हमने देखा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटिल कोलिन, तो उसका भी मेटाबॉलिज्म हो रहा था।
सेम एस ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका मेटाबॉलिज्म होना है। ये हमारी बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ मेडिसिन्स होती हैं डोपामिन मेटाबॉलिज्म ब्लॉकर्स या इनहिबिटर, जो कि इसके मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देती, जो कि इसे तोड़ने नहीं देती, उस चीज़ को कम करती हैं। क्योंकि डोपामिन का लेवल रिड्यूस है, तो डोपामिन हमारी बॉडी में ख़राब ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, इनहिबिट ना हो, एक टाइप से वो टूटे ना, तो उस चीज़ को ये इनहिबिटर्स ये ब्लॉकर प्रिवेंट करते हैं ताकि इसके एक अवेलेबल अमाउंट बॉडियाँ बना रहे। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ दैट इज़ स्टेम सेल ट्रांसपेरेंट। ये बहुत न्यू ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल ट्रांसपेरेंट एडवांस ट्रीटमेंट। बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी कंडीशन को ट्रीट कर सकता है हम, और स्पेसिफिकली मैंने बताया था ये किस में, स्टेम सेल वाले चैप्टर में, है ना। पर्टिकुलरली स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि अपने आप को हर टाइप की सेल में कन्वर्ट कर सकती हैं। वैसे अगर आप लोग इसे डिटेल में देखना चाहो ना, तो मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया है, पूरे इसके टाइप के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, अडल्ट स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पर्टिकुलरली मैंने इसके फंक्शन भी बताए थे कि आपकी डायबिटीज़ है, अल्जाइमर है, उसी में मैंने बताया था पार्किंसन डिसीज़, ये पार्किंसन डिसीज़ में भी यूज़ होती है। मोर देन 70 डिसीज़ में स्टेम सेल ना काफ़ी लाभकारी, हम देखें तो काफ़ी फ़ायदा देती हैं। इस टेक्निक में पर्टिकुलरली क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन है, हम उससे स्टेम सेल लेंगे और उस पर्सन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस पर्सन में इन्हें इंजेक्ट करते हैं, जिसे पर्टिकुलरली पार्किंसन डिसीज़ है। अब ये स्टेम सेल पर्सन के ब्लड में जाएंगी, ब्लड में फ्लो होते होते ये पहुंचेंगी ब्रेन में, और ब्रेन में कहाँ पर जाएंगी, उसी एरिया में जहाँ पर आपके न्यूरॉन डीजनरेट हो रहे हैं। जैसे ये उनके कांटेक्ट में आती हैं, इन्हें पता चल जाता है कि हमें इन्हीं सेल में कन्वर्ट होना है, और ये उन्हीं सेल्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, उन्हीं न्यूरॉन्स में आप बोल सकते हो। और फिर से उन सेल्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, डोपामिन सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस कंडीशन से आपको रिलीफ मिलेगा। तो स्टेम सेल ट्रांसपेरेंट एडवांस और बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ पार्किंसन डिसीज़, कि भैया अगर आप बोलो कि हमें ये सब नहीं करवाना, आप तो प्रिवेंशन बता दो, तो देयर इज़ नो पॉसिबल प्रिवेंशन। बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा। रीज़न ये है कि भाई ये कैसी है, एज रिलेटेड कंडीशन है। अब आप अपनी उम्र को रोक लो, ये हो ही नहीं सकता, और कि हम 10 साल के बच्चे ही रहा हैं, हम 60 साल के हों ही ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। 60 साल के आप तभी नहीं हो सकते जब उससे पहले ही कहीं आप, है ना, तो ये दिक्कत वाली कंडीशन है, आप एज को नहीं रोक सकते। तो एक पॉसिबल कोई इसका प्रिवेंशन नहीं है। बट हाँ, पर्टिकुलरली जैसे हम देख रहे हैं कि न्यूरॉन डीजनरेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। साथ ही साथ एक होता है मेडिटेशन, कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि ये मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, योगा है, ये कहीं ना कहीं ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत ही अच्छा करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर आपके नर्वस सिस्टम अच्छा ग्रो कर रहा है ना, तो इन चीज़ों का रिस्क कम होता है। एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप जो टॉक्सिन्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहें, प्रॉपरली मास्क का यूज करें, तो भी इससे काफ़ी कुछ एक बचाव के वो हैं। बट हाँ, एक पॉसिबल कोई भी आपके पास क्योर नहीं है कि आप इससे बच सको, कोई वैक्सीनेशन नहीं है हमारे पास। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज इट इज़ नॉन कंटाजियस डिसीज। अब नॉन कंटाजियस क्या, उससे पहले समझो कंटाजियस। कंटाजियस का मतलब क्या होता है, ऐसे डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले। पर्टिकुलरली आपका मम्स है, मीसल्स है, और भी ऐसे बहुत सारे डिसीज़ हैं कि एक पर्सन ने कफ कर दिया, स्नीज कर दिया, दूसरे में हो गया, उसने किया तीसरे को हो गया, ये होते हैं कंटाजियस डिसीज़। लेकिन पर्टिकुलरली आपके जो ब्रेन के मोस्टली जो डिसऑर्डर हैं, पर्टिकुलरली आपका पार्किंसन है, इससे पहले हमने एन्सेफेलाइटिस कवर किया, स्ट्रोक कवर किया, मेनिंजाइटिस कवर किया, ये सारे होते हैं नॉन कंटाजियस, स्प्रेड नहीं होते एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। पार्किंसन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ अगर हम देखें तो इससे पहले हमने एन्सेफेलाइटिस, वो भी नॉन कंटाजियस, साथ ही साथ स्ट्रोक नॉन कंटाजियस, मेनिंजाइटिस को भी आप नॉन कंटाजियस कह सकते हो। हाँ, उसके कुछ फॉर्म है, पर्टिकुलरली कि वायरल फॉर्म है, बैक्टीरियल फॉर्म है, वो कुछ कंडीशन में बहुत ही रेयर है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, अदरवाइज ये चीज़ ट्रांसमिट नहीं होती। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।